मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। शुरुआत करते हैं अपने डिफ्यूजन के नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि डिफ्यूजन भी एक टाइप का हो गया, बट इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है? जिस तरीके से हमने डिफ्यूजन पढ़ा था कि डिफ्यूजन में किसी भी एलिमेंट्स का अंदर आना जाना अलाउड होता है या फिर उसे देखा जाता है थ्रू एनी मीडियम, है ना। तो यहाँ पर हम मीडियम, हमने इससे पहले गैसेस के बारे में पढ़ा है। ऑस्मोसिस टिपिकली वाटर या फिर फ्लूइड्स के बारे में होता है, ठीक है। तो एक बार पहले हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर जानते हैं कि हमारे सेल में इसका काम क्या है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब पढ़ा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारे वाटर या फिर किसी भी वाटर के सोल्यूशन में, यानी कि शुगर सोल्यूशन हो गया, चाहे सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, उन सब में हमारा जो सेल होता है उसका कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये है तो डिफ्यूजन ही ना, तो हायर कंसंट्रेशन से ये लोअर कंसंट्रेशन वाला पॉइंट तो बदलना नहीं है। तो एक बार देखते हैं हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन यानी कि जिसमें वो घुला हुआ है, टू द रीजन ऑफ लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है। हमें बाकी भी बहुत सारे फ्लूइड्स के बारे में हम इसे पढ़ सकते हैं, बट मेनली अगर हमें अपने सेल के लिए पढ़ना है तो विल टेक दी वाटर विद सम अदर सॉल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार मैं आपको इसे समझाती हूँ कि बेसिकली सेल के अंदर ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मेरा एनिमल या प्लांट सेल को किसी भी सोल्यूशन में मैं डाल के रख दूं, यानी कि पानी के साथ चाहे शुगर हो चाहे सॉल्ट हो, उस सोल्यूशन में अगर मैंने अपने प्लांट या एनिमल सेल को पुट किया है तो हाउ डज इट बिहेव, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने एक सीन क्या यहाँ पे क्रिएट किया है कि यहाँ मेरे ये इनसाइड दी सेल का पार्ट है और वो आउटसाइड दी सेल, ठीक है। तो ये जो पूरा बाकी का एरिया है दैट इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर आप कह सकते हो आउटसाइड दी सेल, जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कैसी दिख रही है, हमें प्लस में दिख रही है, यानी कि वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, राइट। अब क्योंकि ये ज्यादा है और इनसाइड दी सेल जो मीडियम है वहां पर कैसा दिख रहा है, हमें कम दिख रही है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, गड़बड़ है। हमने तो पढ़ा है भाई हायर से लोअर में जाना ही जाना है, अदरवाइज वो बैलेंस कैसे होगा। सो वी नीड टू बैलेंस इट हियर। तो क्या किया जाएगा, एक्चुअली हमें नहीं करना है, सेल अपने आप ये काम कर लेता है। क्या करता है, जिसके प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, पानी के केस में हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो वाटर का कंसंट्रेशन है या फिर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो कहाँ रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ। अब क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हुआ है, यानी कि हमारा जो वाटर है वो अंदर की तरफ सेल की तरफ मूव कर गया है। अगर कोई भी चीज एक बलून में जाएगी, जैसे कि चाहे वो हवा हो चाहे होली के टाइम पे आपके पानी, गुब्बारों में पानी, वो क्या करता है, वो फूल जाता है, राइट। दैट मीन्स आपका सेल क्या हो जाएगा, इट विल स्वेल अप। समझ आ रहा है आपको कितना आसान है, इसे जोड़ के देखो, जितना भी कनेक्टिंग द डॉट्स करोगे ना उतना आसान होगा हमेशा आपके लिए कोई भी चीज को पढ़ना, ठीक है, लर्न करना। अब इसको रटना नहीं है कि क्या कर रहे हैं, आप इसे सोच के देखो। अपने घर में तो ये तुम मार्च के महीने में तो तुम्हारी होली जब आती है तो बहुत करते हो, अदरवाइज भी तुम लगे रहते हो। तो होता क्या है, ये कोई भी चीज अगर अंदर गई है किसी चीज के तो वो चीज फूलेगी। अब बताओ मैंने क्यों कहा कि रोज करते हो, तुम करो या ना करो, बट हमारी किचन में ये हमेशा होता है। जैसे कि चावलों को रात को भिगो देना, छोलों को रात को भिगो देना। हमारे घर में कभी भी कोई इस तरीके की अगर सब्जी बनती है तो उसको रात को भिगो के रखा जाता है, उसमें ऑस्मोसिस भी होता है। कैसे, क्योंकि सुबह जब हमने उसे, सुबह नहीं, जब सबसे पहले हमने उसे भिगोया है, जब तक वो ड्राई है तब तक वो छोटे साइज में होते हैं। जैसे कि आप
सफेद चने या कोई भी चिकपीस की बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब उसमें पूरी रात में पानी रहा तो वो सुबह क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, यानी कि हमारा जो सेल है, मतलब कि जैसे हमारे छोले के अंदर पानी चला गया उसी तरीके से सेल के अंदर क्या होता है, पानी मूव कर जाता है, ठीक है। तो वो स्टेट हमारी कौन सी स्टेट कहलाई जाती है, तो ये जो हमारी सोल्यूशन की स्टेट है ना, दिस विल नोन एज हाइपोटोनिक। हमारा सोल्यूशन यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और हमारे सेल ने कैसे रिएक्ट करा है, इट विल स्वेल अप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन, आपको ये समझ आया। अब हम क्या बात करेंगे कि ठीक है, अभी तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर कम थी, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो गया। अब एक काम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहे, ठीक है, बैलेंस रहे, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, चलो वो देखते हैं हम। अब एक काम करते हैं कि हमने दोनों तरफ पे ना इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर भी ज्यादा हमारा वाटर नहीं है और यहाँ पर भी थोड़ा सा इक्वल हो गया है। तो अगर हमारा जो स्टेट है अगर वो इक्वल हो जाता है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा बराबर कर देते हैं। तो अब इसे मान लो कि ये वाला स्टेट भी मेरा सेम है, यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन भी सेम है और यहाँ पर भी इनसाइड द सेल भी वाटर कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो अगर वो दोनों बैलेंस्ड है, उनमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, दैट मींस कि देयर विल बी नो मूवमेंट, राइट। नो मूवमेंट मतलब कि जीरो मूवमेंट, ठीक है, नो नेट मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो उस वक्त आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सेल के साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या कहलाया जाएगा, आइसोटोनिक, ओके, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप इसे एक एक करके इसे समझिए और साथ साथ आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक प्लस हमारे सेल का क्या बिहेवियर है, नो चेंज इन दी साइज, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से अगर दोनों की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल इक्वल रहती है तो वो कैसे क्या कहलाया जाता है और उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हो गई हमारे इक्वल टोन्स की। बट अब बात आती है कि चलिए आपने ये बोला कि बाहर ज्यादा है, फिर आपने ये कहा कि बिल्कुल इक्वल है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता है और उसका भी एक स्टेट है। चलो अब एक बार वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने अपनी वाटर को ना, वाटर कंसंट्रेशन को थोड़ा लेस शो करते हैं, यानी कि आउटसाइड द सेल हमारे वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसा कब हो सकता है, आप सोचो। अगर मेरे पास शुगर सोल्यूशन है तो यानी कि जो मेरा सॉल्यूट है उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो वाटर यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो थोड़ा डाइल्यूट करने लगता है, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि हमारा जो इनसाइड द सेल का पार्ट है वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब हमने अगेन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से क्या समझा है कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पर जाना है, लोअर कंसंट्रेशन में, राइट। तो ठीक है, कहाँ की तरफ मूव होना चाहिए, यहाँ की तरफ मूव होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव हो गया है, क्योंकि अब पानी सेल से बाहर निकला है। इसका मतलब अगेन अपने गुब्बारे वाले एग्जांपल पे जाओ, अगर पानी वहां से बाहर निकला है तो वो क्या करता है, एक आपने कई बार देखा है कि हम अपना गुब्बारा फुलाते हैं, बलून फुलाते हैं और वो गलती से अगर निकल गया तो कहीं उड़ जाता है, हवा निकलती है और वो पिचक जाता है ना। तो बस वहीं पर यहाँ पर भी वही होगा कि हमारा सेल क्या हो जाएगा, इट विल श्रिंक अप, ठीक है। तो वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक मतलब पिचक जाना, ठीक है, क्योंकि उसमें से पानी निकला है। चाहे पानी निकले चाहे हवा निकले, बट फर्क क्या पड़ेगा कि साइज उसका डिक्रीज हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जब पानी ने इनसाइड द सेल से आउटसाइड द सेल मूव किया, हमारे सेल का क्या बिहेवियर रहा, इट विल श्रिंक। और उस स्टेट के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक,
ये टर्म्स जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि इसी पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आपको दे दिया जाएगा कि ऑस्मोसिस की कौन सी 3 स्टेप्स है उसे एक्सप्लेन करो, तो इट कैन कम, ठीक है। कम से कम 2-3 मार्क्स में आराम से क्वेश्चन आ सकता है, तो वी नीड टू प्रिपेयर विद दैट, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या समझा कि हमारी ऑस्मोसिस के वक्त पे हमारे जो सेल है उसकी क्या 3 स्टेप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब हमने अभी तक सब बात कर ली है कि ठीक है हमारे सेल में इतना कुछ चल रहा है, उसका आना जाना, बाहर अलाउ करना, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्ट करना कि किसको आने देना है, नहीं आने देना है, तो इतना काम सेल कर रहा है, यानी कि कुछ तो हिम्मत उसे चाहिए, है ना। तो मतलब उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार देखते हैं कि उसको एनर्जी मिलती कहाँ से है। एनर्जी मिलती है हमारे सेल को एटीपी से। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एटीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला तो कोई पार्ट नहीं है, तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना, बट फिर भी मैं आपको एक बार फुल फॉर्म दे देती हूँ। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमारे सेल को इन्हीं सब काम को करने के लिए, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन को होने के लिए, प्रेजेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, एटीपी से। एटीपी क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार कंक्लूड करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए अब अपने सेल मेम्ब्रेन को कंक्लूड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या रहा, एक आउटर कवरिंग यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। देन इट इज आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। अब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सेप्शन मैं अभी आपको देती हूँ, बट उससे पहले हमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक और जगह देखी है, दैट इज व्हाई, क्योंकि हम उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। तो सेमी परमिएबल, और या फिर हम उसे कह सकते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए हमने बहुत अच्छे फीचर के बारे में पढ़ा, which is about diffusion and osmosis। तो अगर डिफ्यूजन को हमें नटशेल में बात करनी है, तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस था। डिफ्यूजन इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यू कैन से वाटर आल्सो, क्योंकि डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में अलाउड है, ठीक है। तो सेमी परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन को क्या अलाउ करती है, टू अलाउ द एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फ्यू स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से हमने देखा किस तरीके से गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू एंड वाटर हमारे ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर या बाहर आ सकता है, ठीक है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की और बात करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मेम्ब्रेन में एक और एक्सेप्शन फीचर आता है। क्या फीचर है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपनी शेप को चेंज कर पाता है, ठीक है। एक बार देखते हैं कि किस बारे में है। फ्लेक्सिबिलिटी, द सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट enables the cell to engulf food and other material from its external environment। Yes, तभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमीबा शेप चेंज कैसे करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अपनी शेप को, यानी कि एक सेल की शेप चेंज हो सकती है, मतलब उसके मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज चेंज हो सकती हैं। क्यों चेंज हो सकती है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें कोई भी फूड या कोई भी इस तरीके का मटेरियल एनगल्फ करना है, एनगल्फ मतलब अंदर लेना है, तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उस फूड को एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, एंडोसाइटोसिस। और सबसे बड़ा किसके पास ये फीचर है, वही ऑर्गेनिज्म जो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और जिसका नाम भी आपको नहीं पसंद, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आ भी सकता है। तो क्या है वो, अमीबा। अमीबा वैक्यूल्स बना के, ये धीरे धीरे मैं आपको वैक्यूल्स वाले पार्ट में भी समझाऊंगी कि किस टाइप से ये अपने सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। फर्दर विल स्टडी अबाउट द सेल वॉल इन प्लांट सेल प्लस द न्यूक्लियस एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द cell. So stay tuned with us. Up till then, bye bye.